टुडे वी हैव मिस अदिति मात्रे. शी इज़ अ स्टेट लेवल आर्चर. और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ आर्चर इज हेल्पिंग हर इन हर स्टडीज एंड व्हाट आर हर फ्यूचर गोल्स. और अब ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. How did you started developing interest in archery? जब मैं छोटी थी मैं मल्लखांब खेलती थी. मैंने कई साल मल्लखांब खेला और फिर रियो में 2016 में जो ओलंपिक्स हुई तब मैंने उसमें कई ज़्यादा स्पोर्ट्स देखे. तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी और कुछ सीखने में लीविंग मल्लखांब. तो शिवाजी पार्क में ही जो स्विमिंग पूल था वहाँ पे मुझे स्विमिंग सीखनी थी पहले. तो मैं इंक्वायरी के लिए गई थी लेकिन वहाँ पे रेनोवेशन का काम चालू था तो मैं स्विमिंग तो नहीं कर पाई. लेकिन बाजू में ही स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक थे और वहाँ पे कई स्पोर्ट्स खेले जाते थे ये मैंने सुना था. तो मैं वहाँ पे गई और मैंने कई स्पोर्ट्स देखे. बॉक्सिंग थी, ताइक्वांडो थी. लेकिन मुझे जब मैंने आर्चरी देखा मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हो गई और इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो गई कि क्योंकि मैंने पहली बार आर्चरी देखा तो मुझे वो पसंद आया. तो मैंने वैसे ही आर्चरी का खेलना सीखा और उसके बाद जब मैंने सीखा 2 महीने में ही मैंने कंपटीशन खेली मेरी पहली. और वहाँ पे मुझे 3rd रैंक आया और ब्रॉन्ज मेडल मिला था. तो मैं काफ़ी खुश थी और तभी मैंने डिसाइड किया कि मुझे आर्चरी कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना है. और मेरे नेक्स्ट कंपटीशन में ही एज द चीफ गेस्ट ओलंपियन अतानु दास और बम्बैला देवी आए थे. तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था और क्वाइट इंटरेस्टिंग था. मैंने पहली बार रिकर्व बो पे मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे रिकर्व बो और कंपाउंड बो खेला जाता है. तो मैंने वह पहली बार देखा था उन्हें खेलते वक्त और वो काफ़ी एक्साइटिंग था और इंटरेस्टिंग भी. तो वैसे मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे और भी अच्छा करना है और वैसे ही मेरी आर्चरी में शुरुआत हुई. तो जब आपने मलकम छोड़ा था और आपने आर्चरी परस्यू करना चाहा, तब आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों करना है कि मलकम छोड़ के आर्चरी करना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था लेकिन एज अ चाइल्ड आई गेस मैं कंफ्यूज थी कि मुझे एक्चुअली करना क्या है. मैंने पहले मल्लखांब खेला और फिर मेरे इंटरेस्ट आर्चरी में बढ़ने लगे तो मैंने मल्लखांब छोड़ दिया. और ऐसा नहीं बोल सकते कि मल्लखांब ने मुझे कुछ सिखाया नहीं. मल्लखांब ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वो मुझे अभी भी काम आ रहा है, मैं ऐसा कह सकती हूँ. तो वो करते ही मैंने आर्चरी भी खेला और पेरेंट्स ने कभी उसको क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि आर्चरी में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा और मैं और मेहनत करती गई तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आर्चरी खेलते समय आपको कोई पेरेंटल प्रेशर था? हाँ वैसे कई बार होता है कि आप जब एक स्पोर्ट्स प्लेयर है आपको स्पोर्ट्स और स्टडीज साइड बाय साइड मैनेज करना पड़ता है और वो सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेल रहे हो आप दिन के एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स प्रैक्टिस में बिता रहे हो. तो उसके साथ आपको पढ़ाई भी मैनेज करना है, ये एक डिफिकल्ट टास्क रहा है. लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये समझा है कि आर्चरी मतलब स्पोर्ट्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हर किसी के जीवन में और मुझे हमेशा सपोर्ट दिया है. और उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि प्रैक्टिस मत जाओ आपके एग्जाम्स आ रहे हैं. उन्होंने हमेशा ही सपोर्ट किया और मुझ पे विश्वास रखा कि मैं आर्चरी और स्टडीज साइड बाय साइड मैनेज करूँगी और उनको कभी भी उससे प्रॉब्लम नहीं थी. आप अपने स्टडीज और आर्चरी दोनों दोनों के बीच में जो टाइम बैलेंस होता है वो कैसे मैनेज करते हैं? आपको कितना टाइम स्टडीज के लिए देना है, कितना टाइम आर्चरी के लिए देना है, वो आप कैसे मेंटेन करते हैं? तो आर्चरी और स्टडीज मैनेज करना हैंड इन हैंड होना चाहिए. तो अगर मैं 6 to 7 आवर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ दिन के तो फिर स्टडीज में निग्लेक्ट नहीं होना चाहिए. इसलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉर्म करना चाहिए किसी को. तो उस टाइम टेबल को अगर आप फॉलो करें और टाइम मैनेज करें कि मुझे दिन के इतने इतने पर्टिकुलर आवर्स प्रैक्टिस करनी है और इतने आवर्स मुझे स्टडीज को भी देनी है क्योंकि दोनों एक साथ जाने चाहिए जैसे मैंने बोला क्योंकि किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए और वो दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो अगर आप टाइम टेबल फॉलो करें प्रॉपरली तो सब मैनेज हो सकता है. तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एग्जाम्स के टाइम पे आपका आर्चरी का कोई कंपटीशन आ गया?
और आपके ऊपर काफी प्रेशर आ गया हो कि अब मैं क्या करूंगी, कंपटीशन पे ध्यान देना है या फिर स्टडीज पे ध्यान देना है या एग्जाम्स करना है, तो आप उस टाइम पे मतलब क्या कैसे हैंडल करते थे? ऐसे कई बार हुआ है कि मेरे कॉम्पिटिशन्स भी आ रहे हैं और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त किसी एक चीज पर ही फोकस करना इम्पोर्टेंट है ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि दोनों हैंड इन हैंड जाना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बोला। तो इस ऐसे वक्त में मेरे स्कूल से भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। अगर प्रैक्टिस के वजह से मेरी स्कूल मिस हो रही है, तो मेरे टीचर्स ने इंश्योर किया है कि मैं वो कॉन्सेप्ट समझ पाई हूँ और मेरा कुछ लॉस नहीं हुआ है। तो स्कूल से हमेशा से सपोर्ट रहा था। और प्रैक्टिस में सर ने भी गाइड किया है हमें कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको स्टडीज भी मैनेज करना है, तो आपको कैसे संभालना है दोनों, वो बताया है। तो कभी वैसा नहीं हुआ है। और ऐसे भी हुआ है कि कंपटीशन के डेट और आपके एग्जाम्स के डेट कोलाइड हुए हैं। तो ऐसे वक्त में स्कूल का सपोर्टिव रहना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, कि आपके पेपर्स जो मिस हुए हैं वो आप कंपटीशन के आने के बाद दे पाए। और वैसे हुआ है, स्कूल ने हमेशा से सपोर्ट किया है और मैनेज करने में कोई तकलीफ नहीं रही। आर्चर इज अ कॉस्टली स्पोर्ट, अगर हम उसके एरोज बोज वगैरह देखें तो इम्पोर्टेड यस। होते हैं और काफी कॉस्टली भी होते हैं, और हर एक स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। उसको हम अगर खरीदने जाए तो इट्स नॉट अफोर्डेबल। यस। तो आपने कहीं से रेंट पे लिया हो हाँ। या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है और आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो उस पे, ऐसा कुछ है? उसके बारे में आप कुछ बताना चाहिए। यस, तो आपने बराबर बताया कि आर्चरी जब आप खेल रहे हो तो कॉस्टली पड़ता है और एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसीलिए मुझे हमेशा से ही सपोर्ट रहा है। मेरे पेरेंट्स ने पहले तो मुझे वो खरीद के दिया, और उसके बाद जब मैं और भी अच्छा खेलने लगी, कोचेस का हमेशा से सपोर्ट रहा है। तो मेरा जो इक्विपमेंट था वो काफ़ी बेसिक लेवल का था। तो मुझे जब कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना था, तो मेरे कोच ने मुझे हमेशा से ही सपोर्ट किया है। और इक्विपमेंट में उन्होंने थोड़ा पर्सनलाइज करके, थोड़ा अच्छा था क्लब के पास, तो मुझे वो इक्विपमेंट देके मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और मेरा परफॉर्मेंस भी उससे काफ़ी अच्छा रहा है। और उसने वैसा करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजियर हुआ है मुझे। और कहने जाए तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होने से मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिली है। तो इसमें मैं कह सकती हूँ कि मेरे कोचेस ने मुझे सपोर्ट किया है और सीनियर्स से भी मुझे सपोर्ट रहा है इस बात में। जब भी आप कंपटीशन खेलते हो तो सबसे ज्यादा जो मेंटल प्रेशर होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहें कि फियर रहता है, एंजाइटी रहता है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो यस। जो वो जो फियर रहता है, एंजाइटी रहती है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या करते वो मेंटल साइड और वो फियर को ओवरकम करना सबसे डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, क्योंकि आप फिजिकली कितना भी प्रिपेयर करो, आप कितने भी घंटे प्रैक्टिस करो, आई गेस मेंटली आपको ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप आपके कंफर्ट लेवल में रहते हो, आपके टारगेट पे जो शूट करते हैं वो आपके जान पहचान के ही लोग रहते हैं। लेकिन जब आप कॉम्पिटिशन्स खेलते हो, आपको नए लोग दिखते हैं, उनके साथ आपको खेलना होता है, तो हाँ, फियर रहता है। उसको मैनेज करने के लिए मुझे लगता है हर एक व्यक्ति की अलग अलग टाइप होती है कि आप कैसे मैनेज करते हो। कुछ लोग गाना सुनते हैं, कुछ लोगों को डीप ब्रीदिंग करने से अच्छा लगता है। तो मुझे भी वही काम में आया है। अगर कभी भी लगे कि मुझे ज्यादा डर लग रहा है, तो बस आप जहाँ पे खड़े हो, शूटिंग लाइन पे अगर खड़े हो आपके कंपटीशन में, तो बस आंख बंद करिए और डीप ब्रीदिंग करें, आपको अच्छा लगता है। और गाने सुनने से, कंपटीशन के पहले अगर आप गाने सुन रहे हो और वो आपको अगर बेनिफिट दे रहा है, आपके दिमाग को शांत रख रहा है, तो वो भी बहुत ही काम पड़ता है। हैं? इज आर्चरी अ डिस्ट्रैक्शन इन योर स्टडीज और इज इट हेल्पिंग एंड बेनिफिशियल फॉर योर स्टडीज? सो आर्चरी इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर माई स्टडीज अगर देखा जाए, क्योंकि आर्चरी जब आप खेलते हो, आपका सबसे इम्पोर्टेंट फोकस बढ़ जाता है।
और कंसंट्रेशन में हेल्प होती है। तो उसके साथ ही स्टडीज में भी कंसंट्रेशन इम्पोर्टेंट रहती है। तो आर्चरी ने मुझे हमेशा से ही हेल्प किया है फोकस करने में। और हाँ, कभी कभी डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि आपको दोनों एक साथ भी मैनेज करना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं कहूँ तो हेल्प किया है। जैसे आर्चरी देखा जाए तो ऐसे काफी सिंपल स्पोर्ट लगता है कि आपने एक बो उठाया, एक एरो उठाया और आपने टारगेट पे शूट किया और आपका गेम वही यस। खत्म हो गया। लेकिन उसके पीछे जो मेंटल स्ट्रेंथ लगती है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है, नाउ आई वांट टू टॉक ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, कि एक बो उठाने में वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ लगती है उसके पीछे आपकी फिटनेस लेवल आप कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए आप क्या क्या चीजें करते हैं? वो बराबर है कि फिजिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट है आर्चरी के लिए, क्योंकि जब आप बो खींचते हो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ होती है ताकि वो उतने डिस्टेंस तक जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हमें 70 मीटर और 60 मीटर की डिस्टेंस रहती है। तो उतना तक एरो पहुंचने के लिए आपको बो की उतनी स्ट्रेंथ भी लगती है। तो उसमें फिजिकल फिटनेस भी इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमारे डेली शेड्यूल में ही हमारे कोच हमें एक्सरसाइजेस देते हैं। तो वीक में कितने कितने दिन हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, और उसमें अ, हर एक का पर्सनलाइज भी होता है। तो ओके। वीक में 3 बार हम एक्सरसाइज करते हैं अलोंग विद प्रैक्टिस। उसमें वेट ट्रेनिंग भी होती है और नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी होती है। तो वैसा करते हैं। तो कोई पर्सनल ट्रेनर आता है जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताता है, या फिर आपके जो कोच है वही आपको बताते हमारे कोच ही हमें एक्सरसाइजेस बताते हैं और वो हम करते हैं। आर्चरी में मेनली हम फोकस करते हैं हमारे शोल्डर मसल्स, हमारे बैक मसल्स और ट्राइसेप मसल्स। तो हम मेनली इन 3 मसल्स की ट्रेनिंग करते हैं। तो आपका यस। जो फोकस है, जैसे टारगेट पे हम एक फोकस करते हैं, तो वो हाँ, उस चीज को इंक्रीज करने के लिए आप कौन सी एक्सरसाइज करते हो? उसके लिए मेडिटेशन और योगा सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो मेडिटेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है कुछ लोगों को, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। आप जस्ट कंफर्टेबल पोजीशन में बैठो, आंख बंद करो और इधर काउंटिंग करो या अपने ब्रीथ्स काउंट करो, और वो बहुत ही हेल्प करता है आर्चरी में। व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स रिगार्डिंग आर्चरी? सो आई एम अ स्टेट प्लेयर राइट नाउ। मैं स्टेट लेवल तक खेल चुकी हूँ। तो इफ वी से हर एक आर्चर का और हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर का ये ड्रीम होता है कि वो और भी आगे बढ़े और एक दिन में भी अपने कंट्री को भी रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी फोकस यही रहेगा कि मैं और भी अच्छा प्रोग्रेस करते रहूं और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल पाऊं। ओके। तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे क्या रूटीन फॉलो करते हो? मतलब मान लो अगर आपके आपको गोल्स तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें डेली काम हाँ, करना पड़ता है, तब जाके हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते तो इवेंचुअली जो हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम दिन के अराउंड 200 एरोज तक शूट कर रहे हैं। तो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस प्रैक्टिस पे, मतलब हमारा जो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस का, उतने पे आप सर्टेन अमाउंट ऑफ एरोस कर रहे हैं। और फिर इवनिंग को हम जो शॉर्टर डिस्टेंस है उस पे करेक्शंस पे वर्क कर रहे हैं। मतलब हमारे हैं। अगर ओके। करेक्शंस हो, कोचेस ने हमें कुछ बताया है कि आपको ये करेक्ट करना है या ये इम्प्रूव करना है, तो हम उस पे वर्क करते हैं इवनिंग में। तो फिलहाल तो इतना हो रहा है, और अगर मुझे उस कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलना है आगे भी, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो जी जो नंबर ऑफ एरोज हम शूट कर रहे हैं डेली वो इंक्रीज होने पड़ेंगे। तो उसके लिए नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ेंगे प्रैक्टिस के, क्योंकि आपको उतने एरोज शूट करने हैं। तो उसके लिए मुझे कोचेस के गाइडेंस के अकॉर्डिंग उस ट्रेनिंग में इम्प्रूवमेंट करनी होगी, और ऑफ कोर्स मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा। आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे उन आर्चर्स को जो स्टडीज के साथ साथ आर्चरी भी करते हैं? ओके। सो मैंने ऐसे कई ज्यादा देखा है कि आर्चर्स को कि अगर उनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो वो ब्रेक ले लेते हैं, या फिर अगर उनके बोर्ड्स है तो फिर वो प्रैक्टिस को ब्रेक लेके पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। उन्हें ऐसे लगता है तो वो प्रैक्टिस को ब्रेक लेते हैं।
मैं उन्हीं सबको यही बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस के साथ स्टडीज करते हैं तो वो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि आर्चरी खेलने से आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपको और भी अच्छा रिलैक्सिंग रहता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो फिर इट काइंड ऑफ गेट्स बोरिंग टू, कि आप दिन के 10 घंटे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, पहले लेक्चर्स है, फिर आप खुद की स्टडी कर रहे हो, तो वो काफी हेक्टिक भी हो जाता है कभी कभी। यस। तो आर्चरी खेलने से आपको मेंटल रिलीफ भी मिल जाता है। सिर्फ अगर आप दिन के 2 घंटे भी प्रैक्टिस करो आपके एग्जाम्स के दौरान, तो भी आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि दोनों हैंड इन हैंड जा सकता है, और फिर भी आपके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। तो दैट विल बी माय एंड। ओके, सो अदिति, ऑन दिस नोट वी एंड आवर सेशन। काफी अच्छा था, काफी कुछ जानने मिला, एंड थैंक यू सो मच। I would also like to thank you for giving me the opportunity. Thank you so much. It was great.